नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर नंबर 12 लेकर आए जो भाग अ से संबंधित है, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और आज इन 50 प्रश्नों का अभ्यास वाइज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं ना। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। जो राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, है ना, राजस्थान का निर्माण हुआ था, उसमें प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ, कौन सा संघ? मत्स्य संघ में सम्मिलित था। तो दोस्तों, जो मत्स्य संघ है वो कौन सा चरण था? प्रथम चरण था। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? एकीकरण हुआ था 7 चरणों में होता। कितने चरणों में होता? 7 चरणों में होता। 7 में से जो पहला चरण है वो कौन सा? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए अलवर, भरतपुर, करौली और रियासतें, जयपुर और टोंक रियासतें, कोटा और झालावाड़ रियासतें, या मेवाड़ और अजमेर मेवाड़ा, कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई थी प्रथम चरण में? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें। यानी अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं मैं तो क्या हो जाएगी? ए बी सी डी। क्या हो जाएगी? ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर हो जाएगा, जो प्रथम चरण में सम्मिलित थी। अगर दोस्तों मत्स्य संघ की बात करें अपन, तो मत्स्य संघ में प्रथम चरण इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को इसका निर्माण हुआ था। उद्घाटन की अगर बात करें तो उद्घाटन हुआ था 18 मार्च 1948 को हुआ था, राइट। उद्घाटन कहाँ हुआ था इसका? 18 मार्च 1948 को हुआ था। और प्रथम चरण में 4 रियासतें सम्मिलित की गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें। राजधानी क्या बनाई गई थी इसकी? राजधानी बनाई गई थी अलवर। राजधानी क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी अलवर। और जो मत्स्य संघ के कौन? राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया उदय भान सिंह। किससे बनाया गया था? उदय भान सिंह को बनाया गया था। उदय भान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। और पीएम कौन थे? पीएम थे शोभाराम कुमावत। कौन थे पीएम? शोभाराम कुमावत। पीएम हो जाएंगे शोभाराम कुमावत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर दो क्या है? जेतारण रायपुर, मनसूदा और बदनूरी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? जेतारण, रायपुर और मनसूदा और तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? जेतारण, रायपुर, मनसूदा, बदनूरी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? पाली में, अजमेर में, ब्यावर में या चूरू में? तो दोस्तों, किस जिले के अंतर्गत आती है? किस जिले के अंतर्गत आती है बताओ? तो ये आती है ब्यावर में आती है। किस जिले के अंतर्गत आती है? ब्यावर में आती है। पूर्व में ये किस में आती थी? पूर्व में ये अजमेर के अंतर्गत आती थी। ये जो तहसीलें थी पूर्व में अजमेर में आती थी, लेकिन ब्यावर जिला अजमेर से अलग होकर एक नया जिले का निर्माण हुआ था। किसका? ब्यावर का। अलग जिले का निर्माण हुआ किसका? ब्यावर का, जिसके अंतर्गत यह तहसीलें आती हैं। अगर पूछे तो ब्यावर में कितनी तहसीलें? ब्यावर में 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें ब्यावर में? 7 तहसीलें, जिसमें जेतारण हो जाएगा, रायपुर हो जाएगी, मनसूदा हो जाएगी, बदनूरी हो जाएगी, ब्यावर स्वयं हो जाएगा 5, और छठी हो जाएगी विजयनगर हो जाएगी, विजयनगर और बदनौर। ये 7 रियासतें जो ब्यावर जिले में आती है, और ब्यावर अलग हुआ था अजमेर जिले से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ब्यावर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3, बारह देवरा नामक शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? बारह देवरा नामक शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? बेगू में, जहाजपुर में, लाडनू में या नौर में? तो किस जिले में स्थित हो जाएगा दोस्तों? बारह देवरा नामक शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा अपने जहाजपुरा में। किस जिले में स्थित हो जाएगा? जहाजपुरा में। अब दोस्तों, पहले जहाजपुरा भीलवाड़ा में आता था। पूर्व में तो क्या आता था? जहाजपुरा भीलवाड़ा में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में ये जो जहाजपुरा है ये किस में आता है? वर्तमान में जहाजपुरा ये आता है शाहपुरा में आता है, शाहपुरा जिले में आता है। किस में आता है?
शाहपुरा जिले में आता है। तो जो बारह देवरा का मंदिर है वो जहाजपुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जहाजपुरा। और जहाजपुरा के कौन से जिले में? शाहपुरा जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहाजपुरा के शाहपुरा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है? किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? कालीबंगा सभ्यता, बालाथला सभ्यता, बेराट सभ्यता या आर्ट सभ्यता? तो किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? धूलकोट कहते हैं अपन आर्ट सभ्यता को। किस सभ्यता को कहते हैं? आर्ट सभ्यता को। आर्ट सभ्यता कहाँ पर है? आर्ट सभ्यता उदयपुर में है। आर्ट सभ्यता कहाँ पर है? आर्ट सभ्यता उदयपुर में है। अगर इसकी खोज की बात की जाए, अगर आर्ट सभ्यता की खोज की बात की जाए तो खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास अक्षय कीर्ति व्यास अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल द्वारा। किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। आर.सी. अग्रवाल द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर डी आहड़। चलते प्रश्न नंबर 5 की ओर। बाप बोल्डर बेड़। बाप बोल्डर बेड़ राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो बाप बोल्डर बेड़ है दोस्तों किस जिले के अंतर्गत आता है? बाप बोल्डर फलोदी में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बताओ कौन से जिले के अंतर्गत आता है बाप बोल्डर राजस्थान के? तो ये आता है बाप बोल्डर फलोदी जिले में आता है। किस में आता है? फलोदी जिले में आता है। फलोदी जिले के अंतर्गत आता है फलोदी। अभी वर्तमान में फलोदी में आता है। वर्तमान में किस में आता है? वर्तमान में फलोदी में आता है वर्तमान। जबकि पूर्व में किस में आता था? पूर्व में यह जोधपुर में आता था। पूर्व में जो बाप बोल्डर है पूर्व में जोधपुर में आता है और वर्तमान में किस में आता है? वर्तमान में यह फलोदी में आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों बाप बोल्डर बेड़ वर्तमान में फलोदी जिले में आता है और फलोदी जिले में आता है राइट। और पूर्व में यह जोधपुर में आता था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा फलोदी। चलते प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं अपन। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? बरली या बडली का शिलालेख। बरली या बडली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित हो जाएगा? जयपुर में, केकड़ी में, अजमेर में या भीलवाड़ा में? कहाँ स्थित हो जाएगा बरली और बडली का शिलालेख? तो ये स्थित हो जाएगा बडली और बडली का शिलालेख केकड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केकड़ी में स्थित है। केकड़ी की कौन सी तहसील में? केकड़ी जिले की बिनाय तहसील में। कौन सी तहसील में? केकड़ी जिले की बिनाय तहसील में स्थित है। केकड़ी जिले की बिनाय जिले में स्थित है, बिनाय तहसील में। और पूर्व में कहाँ? पूर्व में पूछे तो पूर्व में ये अजमेर जिले में था। पूर्व में ये अजमेर जिले में था। कहाँ था ये पूर्व में? पूर्व में अजमेर जिले में था। लेकिन अभी वर्तमान में केकड़ी में है। बिनाय तहसील केकड़ी में वर्तमान में। कहाँ पर? वर्तमान में बिनाय तहसील केकड़ी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा केकड़ी। केकड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या थी? जो अजमेर के जो चौहान थे उनकी राजधानी क्या थी अजमेर नगर की स्थापना से पहले? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के जो चौहानों की राजधानी क्या थी? नाडोल, जालोर, रणथंभौर या सांबर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांबर हो जाएगा। सांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांबर हो जाएगा। प्रश्न अगर दूसरे से पूछे कि चौहानों के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक की अगर बात करें, चौहानों के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चौहानों के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान थे। वासुदेव चौहान थे। इन्हीं वासुदेव चौहान ने इनकी जानकारी मिलती है किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख में, उनमें इनकी जानकारी मिलती है कि सांबर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। सांबर शहर भी इन्होंने बसाया था और सांबर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। सांबर झील का निर्माण भी इन्होंने करवाया था बिजुलिया शिलालेख के अनुसार। और चौहानों के वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है। और इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? सांबर थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सांबर झील। सांबर झील सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 8 मुणौत नेन्सी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखा का उल्लेख किया गया है? जो मुणौत नेन्सी की ख्यात में गुइलों की कितनी शाखा का उल्लेख किया गया है? तो गुइलों की 24 शाखा। कितनी शाखा का? 24 शाखा का उल्लेख किया गया है। कितनी शाखा का उल्लेख किया गया है? 24। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 शाखा का उल्लेख किया गया है। 24 शाखा का उल्लेख किया गया है। प्रश्न आगे क्यों बढ़ते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी?
इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और किस क्षेत्र को पीने की और पानी प्रदान करता है। मतलब जो इंदिरा गांधी नहर है, कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने की पानी प्रदान करता है? सिंचाई क्या और पीने का पानी प्रदान करता है ना। पूर्वी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को, दक्षिण क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी अपने कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? बताओ कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? ये अपने हो जाएगी पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगी। कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगी। कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? कौन से क्षेत्र में हो जाएगी? पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान के किस क्षेत्र में है? पश्चिमी क्षेत्र में। दोस्तों अगर यहाँ से पूछे अगर ये सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करती है, कहाँ किसकी व्यवस्था करती है? जो इंदिरा गांधी नहर है वो सिंचाई प्लस पेयजल की व्यवस्था करती है। सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था करती है। पूर्व में तो 6 जिलों में करती थी। पूर्व में 6 जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 3 नए जिले और जुड़ गए हैं। अभी 9 जिलों में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करती है, जबकि पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था तो 9 जिलों में करती है और पेयजल की व्यवस्था 4 जिलों में करती है। कितने में करती है? 4 जिले में, जिसके अंतर्गत नए जिले भी जुड़ गए हैं। पहले 4 में करती थी, अब 2 जिले और जुड़ गए। ये 6 जिलों में पेयजल की व्यवस्था करती है। अगर जिलों की मैं बात करूं, क्या क्या जिले हो जाएंगे? पूर्व में हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर और जैसलमेर। पहले पूर्व में 6 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 3 जिले और जुड़ चुके हैं। कौन से? फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और अनूपगढ़। इस प्रकार ये 9 जिलों में सिंचाई की व्यवस्था करती है। अगर पेयजल की बात करें तो पूर्व में ये 4 जिलों में पेयजल की व्यवस्था करती थी। बाड़मेर में, सिक्कर में, नागौर में और झुंझुनू में। जबकि नए जिले जो 2 जुड़े थे वो कौन से हो जाएंगे? नीमका थाना और डिडवाना कुचामन, ये 2 नए जिले जुड़े जिसमें पेयजल की व्यवस्था करते। तो इस प्रकार ये 6 जिलों में तो पेयजल की व्यवस्था करती है और 9 जिलों में सिंचाई की व्यवस्था करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा अपना, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? जो कृष्णा कुमारी थी वह किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? जो कृष्णा कुमारी थी वह किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाद ने संपूर्ण राजपुताना में उथल पुथल कर दिया? जयपुर, उदयपुर, आमेर या जोधपुर? कहाँ की राजकुमारी थी? यह राजकुमारी थी उदयपुर की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? उदयपुर की राजकुमारी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। जाकम सिंचाई परियोजना, कौन सी परियोजना? जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जो जाकम सिंचाई परियोजना है वह राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी? किसे करती है? तो बताओ दोस्तों किसे करती है? जाकम सिंचाई परियोजना किसे करती है? यह करती है हमने उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। इन जिलों को यह जाकम सिंचाई परियोजना सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में एक जिला और जुड़ चुका है। कौन सा? सलूम्बर, जो पहले उदयपुर में था। सलूम्बर में भी यह सिंचाई की सुविधा उत्पन्न करती है। बात की जाए जो जाकम सिंचाई परियोजना है, जाकम सिंचाई परियोजना किस पे बनी गई है? जाखम बांध पे बना हुआ है। कौन सा बांध पे? जाखम बांध पे। और जाखम बांध कहाँ पर है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है जाखम बांध? प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पे बना हुआ है? जाखम नदी पे बना हुआ है। जाखम नदी पे बना हुआ। और जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? जाखम नदी माई की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माई की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माई की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ प्लस सलूम्बर को भी अभी सिंचाई परियोजना में सम्मिलित कर दिया गया है, क्योंकि सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर बना हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, 4 जिलों में सिंचाई परियोजना करती है। जाखम बांध, जो जाखम बांध है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ में कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। और जाखम किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते प्रश्न नंबर 12 की ओर। सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जो सहेलियों की बाड़ी है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जगत सिंह फर्स्ट, संग्राम सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड या प्रताप सिंह सेकंड? कौन हो जाएंगे? तो सही आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, संग्राम सिंह सेकंड। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले के में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, दौसा, पाली या झुंझुनू? किस जिले में पाए जाते हैं? बताओ दोस्तों, किस जिले में पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। जो इमारती की लकड़ी हैं, इमारती की लकड़ी बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा। बढ़ते प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14। मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से करवाया था? सलीम से, अकबर से, खुर्रम से या बहादुर शाह से? किससे करवाया था? तो ये करवाया था सलीम से करवाया था, सलीम से करवाया था। जो किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे, किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे अकबर के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे। ये मोटा राजा कौन थे? ये मोटा राजा थे मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह। मारवाड़ के राजा थे कौन थे? उदय सिंह थे, जिनको उपाधि दी गई थी मोटा राजा की। किसने दी थी उपाधि? दी इनको अकबर ने उपाधि दी अकबर ने। ये इनकी पुत्री थी जगत गोसाई, जिनका विवाह अकबर के पुत्र सलीम से करवाया था। बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15। डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? जयपुर, जोधपुर, सीकर, अजमेर? किस जिले से संबंधित है डूंगरजी और जवाहर जी? बताओ दोस्तों, डूंगरजी और जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? ये हो जाएंगे अपने सीकर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? सीकर जिले से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ते प्रश्न नंबर 16 की ओर। विजय सिंह पथिक जिसे हम भूप सिंह के नाम से भी जानते हैं, विजय सिंह पथिक जिसे हम भूप सिंह के नाम से जानते हैं, राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम कहाँ से आरंभ किया था? जो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से आरंभ किया था? वडोदरा से, अजमेर से, जोधपुर से या सिरोही से? कहाँ से किया था इन्होंने? वडोदरा से किया था, वडोदरा से किया था इन्होंने। कहाँ से किया था इन्होंने? वडोदरा से किया था। साथ ही विजय सिंह पथिक ने एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, प्रश्न में आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह ने की। किसने की? विजय सिंह ने की। और विजय सिंह को भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वडोदरा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है डाबी के किसान आंदोलन। जो डाबी के किसान आंदोलन, डाबी कहाँ पर है? डाबी अपने बूंदी जिले में। कहाँ पर है डाबी? डाबी है बूंदी में। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? डाबी कांड, जो डाबी कांड हुआ था कहाँ पर हुआ था? बूंदी जिले में हुआ था, बूंदी जिले में हुआ था। वहां पर पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? नानक जी भील, कृपा जी, रूपा जी या बाल मुकुंद जी? कौन हुए थे? नानक जी भील हुए थे। कौन हुए थे? नानक जी भील। और डाबी किसान आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नानक जी भील। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? बाला का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या जोधपुर में? किस जिले में स्थित है? बाला, ला से हो जाएगा अलवर, बाला, है ना दोस्तों। ये देखो ला और ला से अलवर। तो किस जिले में स्थित है? अलवर में। बाला, ला से अलवर किस जिले में स्थित हो जाएगा? अलवर जिले में स्थित है बाला का किला। बाला का किला अलवर जिले में स्थित है। अगर इसके निर्माण की बात करें, अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने। किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने करवाया था। इसका निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। इस किले के अन्य नाम भी है दोस्तों। इस किले के अन्य नाम कौन से हैं? वैसे कुवारा किले के नाम से, कुवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। कुवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। इसी किले को आंख वाला किला के नाम से भी जाना जाता है। आंख वाला किला, आंख वाला किला।
कुवाड़ा किला के नाम से भी बाला किला को जाना जाता है, आंख वाला किले के नाम से भी जाना जाता है। और ये बाला किला गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलवर। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या है? राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अजमेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या उदयपुर में? चार ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो किस जिले में हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। दोस्तों अगर जिप्सम की बात करें तो अन्य स्थान भी है, अन्य जिले भी है जहाँ जिप्सम का उत्पादन होता है। अन्य जिले भी जहाँ जिप्सम का उत्पादन होता है, जैसे नागौर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। अब ये तो हो गए जिले। स्थान पूछे आपसे, स्थान पूछे तो नागौर में हो जाएगा मंगलोद की खान। कौन सी खान? मंगलोद की खान। कौन सी खान? मंगलोद की खान हो जाएगी। भाई बीकानेर में पूछा आपसे तो लून कन्नड़सर और जामसर और लून कन्नड़सर हो जाएगा, और लून कन्नड़सर हो जाएगा। वही जैसलमेर में पूछे कौन सा क्षेत्र? तो मोहनगढ़ क्षेत्र हो जाएगा। जैसलमेर में कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मोहनगढ़ क्षेत्र। जबकि जिले हो जाएंगे नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। प्रश्न नंबर 20, क्या है? चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो चार चौमा का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, जयपुर में, कोटा में या बारां में? किस जिले में स्थित है चार चौमा का मंदिर? चार चौमा का मंदिर स्थित है अपने कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चार चौमा का मंदिर कोटा जिले में। हाल ही में सरकार द्वारा क्या है? हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? उत्तम ऐप को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था? महिला व बाल स्वास्थ्य रखरखाव, कोयले की गुणवत्ता जांच, पेंशन मामले या मिट्टी की जांच? किसके लिए लॉन्च किया गया था? कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए। कोयले की गुणवत्ता की जांच के लिए उत्तम ऐप का लॉन्च किया गया था। उत्तम ऐप लॉन्च किया गया था। कौन सा लॉन्च किया था? उत्तम ऐप लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? जो 84 खंभों की छतरी वो अपने कहाँ पर है? बूंदी जिले में स्थित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और बूंदी के कौन से गांव में? ये देवपुरा गांव में। कौन से गांव में है? बूंदी के देवपुरा गांव में है ये 84 खंभों की छतरी। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है। राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया था? प्रश्न नंबर 23 क्या? पहला मेगा फूड पार्क, जो पहला मेगा फूड पार्क है उसका उद्घाटन किस जिले में किया गया? अलवर में, उदयपुर में, अजमेर में या जयपुर में? तो किस जिले में किया गया पहला मेगा फूड पार्क, जो कहाँ पर बनाया गया? अजमेर में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? अजमेर में। मेगा फूड पार्क जो अजमेर में है, पहला कौन सा? अजमेर में। अगर बात करें सेकंड मेगा फूड पार्क जो कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर की कौन सी तहसील में? मथाना तहसील में। जोधपुर की मथाना तहसील में। कौन सी तहसील में? मथाना तहसील में। जबकि तीसरे जिले की बात करें, तीसरा मेगा फूड पार्क जो कहाँ पर बनाया जा रहा है? बीकानेर में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? बीकानेर के पलाना क्षेत्र में, पलाना नामक क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार राजस्थान में 3 मेगा फूड का पार्क का उद्घाटन हो चुका है। 3 मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हो चुका है। पहला हो जाएगा अजमेर, दूसरा जोधपुर और तीसरा बीकानेर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या है? रामानाथा, छज्जू और सैफू चित्रकला किस शैली से संबंधित है? रामानाथा, छज्जू और सैफू किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर से, जोधपुर से, मेवाड़ से या जयपुर से? किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने मारवाड़ शैली से। मारवाड़ शैली और किस में आता है? जोधपुर में। ये मारवाड़ शैली से संबंधित है, जोधपुर से। जो रामानाथा, छज्जू और सैफू चित्रकला ये जोधपुर से संबंधित है, मारवाड़ शैली से। इसके अलावा अन्य चित्रकलाकार भी है। जैसे अन्य चित्रकार की अपन बात करें, रामानाथा, छज्जू और सैफू के अलावा अन्य चित्रकार की अपन बात करें तो कौन हो जाएगा? शिवदास भाटी हो जाएगा। शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, बिशनदास और देवदास। क्या हो जाएगा? शिवदास भाटी, किशनदास भाटी, बिशनदास और देवदास। ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी,
जोधपुर। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, डूंगरपुर, कौन सा होगा ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र? ऑप्शन नंबर सी जयपुर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। इस ब्लू पोट्री को अन्य नाम भी कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू पोट्री जिसे हम कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू पोट्री जिसे हम कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू पोट्री में किसकी मात्रा होती है? ब्लू पोट्री में कोबाल्ट, किसी कोबाल्ट ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कोबाल्ट ऑक्साइड की मात्रा किसमें पाई जाती है? ब्लू पोट्री में पाई जाती है। ये किसके शासनकाल में इसका विकास हुआ था? अगर किसके शासनकाल में इसका विकास हुआ था? राम सिंह सेकंड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जो राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। ब्लू पोट्री जो कहाँ पर है? ब्लू पोट्री अपने जयपुर में है, जिसे हम कामचीनी के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और इसका उपयोग किया जाता है। राम सिंह सेकंड के काल विकास में इसका उद्भव हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। मृदा यानी मिट्टी के निर्माण वर्गीकरण, मिट्टी के नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्फी सोइल मिट्टी यानी अल्फी सॉल्स मिट्टी, कौन सी मिट्टी? अल्फी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है। अल्फी सॉल्स मिट्टी पाई जाती है कौन से जिलों में पाई जाती है? अल्फी सॉल्स मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है? बताओ दोस्तों, कौन से जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए है जयपुर, अलवर, दौसा। ऑप्शन बी है चूरू, झुंझुनू और सीकर। ऑप्शन सी जैसलमेर और बाड़मेर। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतापगढ़ और सिरोही। कौन से जिलों में पाई जाती है बताओ? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए जयपुर, अलवर और दौसा। जयपुर, अलवर और दौसा क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है? जयपुर, अलवर और दौसा क्षेत्रों में पाई जाती है। जयपुर, अलवर और दौसा क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्फी सोइल मिट्टी की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये आर्द्र क्षेत्र और उप आर्द्र क्षेत्र, और आर्द्र क्षेत्र प्लस आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। उप आर्द्र क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। उप आर्द्र क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? उप आर्द्र क्षेत्र और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। राइट। अगर वर्टिसोइल की बात करते अपन, वर्टिसोइल मिट्टी की, तो वर्टिसोइल की मिट्टी कौन सी मिट्टी? वर्टिसोइल की मिट्टी हार्डोती क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? हार्डोती क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि अल्फी सोइल्स मिट्टी आर्द्र क्षेत्र और उप आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर, अलवर, दौसा, कोटा। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 क्या है? किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? नागौर, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर, किस में किया गया है? तो ये किया गया अपने उदयपुर में किया गया। उदयपुर के गुलाबाग में, उदयपुर के गुलाबाग में किया गया। सीएम इसका लोकार्पण किया था, सीएम गहलोत जी द्वारा किया गया था। सीएम गहलोत जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था 12 मई 2022 को उदयपुर के गुलाबाग में, उदयपुर के गुलाबाग नामक अभ्यारण्य में किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या है? टारगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? टारगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो टारगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के किस वन्य क्षेत्र से संबंधित है? किस वन्य जीव से संबंधित है? टारगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य किस वन्य क्षेत्र से संबंधित है? बताओ दोस्तों, किस वन्य जीव क्षेत्र से संबंधित है? अजमेर, जयपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर, पाली, ब्यावर, पाली, राजसमंद, या अजमेर, उदयपुर, सिरोही। किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यावर, पाली और राजसमंद। ब्यावर, पाली, राजसमंद। दोस्तों पहले टारगढ़ रावली अभ्यारण्य किसमें था? पहले ये अजमेर में था, अजमेर में था, अजमेर में था। टारगढ़ राजसमंद में था, राजसमंद में था। अजमेर, राजसमंद, पाली में था। अजमेर, राजसमंद, पाली में इसकी सीमा जुड़ती थी। लेकिन अभी वर्तमान में अजमेर के स्थान पर क्या आ गया? अजमेर के स्थान पर ब्यावर जिला आ चुका है। तो ब्यावर और राजसमंद और पाली ये 3 जिलों में करता है, अजमेर में नहीं होती है ना, ध्यान रखना है। इसकी सीमा अब अजमेर में नहीं लगती है। ब्यावर, राजसमंद और पाली 3 जिलों में इसकी सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या है? नोगरी, नोगरी क्या है? नोगरी पहनी जाती है। नोगरी आभूषण, जो नोगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर में, हाथ में या पाँव में? कहाँ पहना जाता है? तो नोगरी पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोगरी कहाँ पहना जाता है? नोगरी हाथ में पहना जाता है। लाचा गुंजरी, जो लाचा गुंजरी है, कौन? लाचा गुंजरी, जो लाचा गुंजरी है, लाचा गुंजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? जो लाचा गुंजरी है, लाचा गुंजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी?
रामदेव जी ने, तेजा जी ने, पापू जी ने या गोगा जी ने? किसने की थी? बताओ दोस्तों, किसने की थी? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, पापू जी, किसने की थी? तो लाछा गुंजरी जिसकी गाय चोरी हो जाने पर उसकी सहायता की थी तेजा जी ने सहायता की थी। किसने की थी? तेजा जी ने सहायता की थी। तेजा जी अजमेर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। जो तेजा जी वो अजमेर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल गांव नागौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? खडनाल गांव नागौर में हुआ था। जन्म हुआ था खडनाल गांव नागौर में होता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे नाम था। पेमल दे नाम था। अगर घोड़े की बात करें तो घोड़े का नाम लीलन था। लीलन सिंगरी नाम था। तेजा जी का जो मेला पड़ता है वो प्रबस्तर नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? प्रबस्तर नागौर में। प्रबस्तर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनके मेले का आयोजन किया जाता है प्रबस्तर नागौर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर बी, तेजा जी। प्रश्न नंबर 31, होंगजाओ। प्रश्न नंबर 31 क्या है? होंगजाओ चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने रोविंग पीआर मिक्स्ड डबल स्किल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? निमिषा सुरेश ने, रतीश जैन ने, अनिता चौधरी ने, कृष्णा नगर ने? किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना अनिता चौधरी। जो अनिता चौधरी उसने रोविंग पीआर मिक्स्ड डबल स्किल प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनिता चौधरी। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्रश्न नंबर 32 है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर आता है? मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान किस स्थान पर आता है? तो किस स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर आता है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 क्या है? 37वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के किस खिलाड़ी ने महिलाओं की हैमर थ्रो में स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है? किस महिला ने हैमर थ्रो में रजत पदक हासिल किया है? किसने किया है? मंजू बाला ने किया है। किसने किया है? मंजू बाला ने किया है। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 क्या है? प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल, मोमात्सर उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बताओ दोस्तों, कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये मोमोत्सव उत्सव? तो ये आयोजित किया जा रहा है बीकानेर जिले में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बीकानेर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर जिले में। बढ़ते प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 क्या है? कोरिया में आयोजित 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? जो झुंझुनू के अक्षय जाखड़ है कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या रजत पदक? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने कांस्य पदक जीता है। प्रश्न नंबर 36 क्या है? क्यूरी किस इकाई का नाम है? किसका नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का, तापक्रम का, उष्मा का या ऊर्जा का? किसका हो जाएगा? क्यूरी क्यूरी किस इकाई का नाम है? यह नाम है रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। प्रश्न नंबर 37, क्या है? प्रश्न नंबर 37 हो जाएगा सर्वाधिक वन विक्षेपण व सबसे कम वन विक्षेपण क्रमशः निम्न रंगों में होता है। सर्वाधिक वन विक्षेपण और सबसे कम वन विक्षेपण निम्न रंगों में होता है। बैंगनी व पीला, लाल व बैंगनी, बैंगनी व लाल या पीला व बैंगनी? कौन से रंगों में वन विक्षेपण यानी कौन सा रंग कम फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बैंगनी व लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंगनी व लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चल बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। प्रश्न नंबर 38 क्या है? इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, जो कि दोस्तों कल हमने पढ़ा था फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये मधुमक्खी के डंकों में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंकों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। बढ़ते प्रश्न नंबर 39 में पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता को मापने के लिए कौन से स्केल मापने वाला स्केल कहलाता है? पदार्थों की अम्लता व क्षारीयता को मापने के लिए
मापने वाला स्केल कहलाता है, क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। क्या कहलाता है? पीएच स्केल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीएच स्केल। प्रश्न नंबर 40 क्या है? चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? जो चांदी के पत्र होते हैं उनका काला पड़ जाना किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? सल्फर, गैलेना, सिनेबा या रूटाइल? किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है सल्फर। सल्फर गैस की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण? सल्फर गैस की उपस्थिति के कारण। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी का प्रतिशत कितना था? जो जर्मन सिल्वर में उसमें सिल्वर चांदी का कितना प्रतिशत है? 50%, 35%, 15% या 0%? कितने प्रतिशत है? 0% है। जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी का प्रतिशत 0% होता है। बाकी नाम है जर्मन सिल्वर, सिल्वर उसमें कुछ भी नहीं है, 0% सिल्वर है उसमें। प्रश्न नंबर 42। गाजर प्राप्त होती है, गाजर कहाँ से प्राप्त होती है? गाजर प्राप्त होती है कहाँ से प्राप्त होती है? तने से, जड़ से, पत्तियों से या फल से? कहाँ से प्राप्त होती है गाजर? गाजर प्राप्त होती है अपन को जड़ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है गाजर? अपन को जड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जड़ से। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधा कहलाता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाता है हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स या ये सभी? कौन सा कहलाता है? जेरोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेरोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेरोफाइट्स। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 क्या? वर्णांकता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है। जो वर्णांकता वाला व्यक्ति है उसे लाल रंग दिखाई देता है। किस किस प्रकार दिखाई देता है? लाल रंग। उसे लाल रंग नहीं दिखाई देता, लाल की जगह उसे हरा रंग दिखाई देता है। लाल की जगह उसे हरा रंग दिखाई देता है वर्णांकता वाले व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्णांगता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। प्रश्न नंबर 35 क्या है? मूत्र का पीला रंग निम्न में से किस वर्णन के कारण होता है? जो मूत्र का पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? नेफ्रॉन, यूरोक्रोम, अमोनिया या मेटानेफ्रिक? किस किस वर्णन के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 245 प्रश्न हो चुके हैं। अब अपन चलते हैं मैथ्स के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और इस प्रश्न को सोल्व कीजिए। चलो दोस्तों, हम पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। प्रश्न क्या है? रमेश ने अपने धन का आधा, रमेश ने क्या किया? रमेश ने अपने धन का आधा पत्नी को, एक तिहाई अपने पुत्र को और शेष 50,000 अपनी पुत्री को दे दिया। तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल धन ज्ञात करना। देखो दोस्तों, रमेश था, उसके पास क्या धन था? आधा धन उसने अपने पत्नी को दिया। आधा धन क्या दिया? आधा धन उसने अपनी पत्नी को दिया, प्लस एक तिहाई भाग उसने अपनी किसको दिया? पुत्र को दिया, प्लस शेष भाग जो कितना था? 50,000 वह दिया। किसे दिया? पुत्री को दिया। ये इसके पास कुल धन था। कितना धन था? कुल धन था। ये इसके पास कुल धन था 1/2, 1/3 और शेष धन, ये इसके पास कुल धन था। अगर यहाँ पर दोस्तों का अपन का एल्सियम ले लेते हैं 2 और 3 का, 2 और 3 का जब अपन एल्सियम लेते हैं तो अपन को प्राप्त होता है 6। यानी इसके पास कुल धन कितना था? कुल धन हो जाएगा 6। कुल धन कितना था? कुल धन हो जाएगा 6 हो जाएगा। कुल धन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब इस कुल धन में अपन रमेश की जो वाइफ को दिया था, यानी जो पत्नी को दिया था, उसका हिस्सा निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू जब अपन 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? पत्नी को दिया 3, तीसरा हिस्सा। और वही अगर पुत्र का करते हैं 1/3 इंटू 6 तो क्या आ जाएगा? 2 पार्ट उसको दिए। किसको? पुत्र को दिए 6 में से। और बचा कितना? पुत्र को कितना दिया था? पुत्र को दिया पहला हिस्सा, 1 हिस्सा दिया। यानी पत्नी को दिया था तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से दिए, पुत्र को 2 हिस्से और पुत्री को दिया 1 हिस्सा। इस प्रकार से हमारे कुल धन का हिस्सा निकल जाएगा। अब जो पुत्री को दिया था, पुत्री को कितना दिया? 50,000 रुपये दिया था। यानी ये 1 50,000 के बराबर है। 1 50,000 के बराबर। तो कुल धन ज्ञात कीजिए। कुल धन के लिए कितने हिस्से थे? 6 हिस्से थे। तो इंटू 6 होगा 50,000 इंटू 6, 50,000 इंटू 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का सही आंसर हो जाएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का सही आंसर हो जाएगा 3 लाख। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 क्या है? एक जंगल में पेड़ों की संख्या सन 2022 में 2 लाख थी। मतलब 2022 में कितनी थी? 2 लाख थी। जबकि 2023 में गणना करने पर संख्या 1,45,800 रह गई। ये मानते हुए कि इन वर्षों में ह्रास दर स्थित है। ह्रास दर ज्ञात कीजिए। ह्रास दर ज्ञात करनी है दोस्तों। जब 2022 की बात करते हैं, 2022 में कितने वृक्ष थे? 2022 में 2 लाख।
कितने वृक्ष थे? 2 लाख वृक्ष थे। और 2023 में कितने वृक्ष थे? 1,45,800 वृक्ष थे। तो इनका जो डिफरेंस हुआ है इसमें क्या कटौती हुई, मूल्य ह्रास हुआ, कितना प्रतिशत? जब इनका डिफरेंस निकालेंगे, जब अपन का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 54,200 आएगा। कितना आएगा? 54,200 इनका अंतर आएगा। तो 54,200 कितने पे कम हुआ? ये 2 लाख रुपए पे कम हुआ। कितने पे? 2 लाख पे कम हुआ। इंटू 100 करेंगे तो अपन को आंसर प्राप्त हो जाएगा 27.1% आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 27.1%। प्रश्न नंबर 48 क्या है? प्रश्न नंबर 48, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 है। एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 8,200 है, बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? एक वस्तु है जिसका सीपी कितना दे रखा है? सीपी दे रखा है अपन को 8,200 अपन को प्रॉफिट ज्ञात करना है। प्रॉफिट ज्ञात करना है तो कितने में उसे बेचना होगा? जो 8,200 है ना, ये 8,200 अगर 100 के बराबर है तो अपन प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए 120 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 120 करेंगे। डबल जीरो से 2 जीरो करेंगे। जब 82 इंटू 120 अपन करेंगे तो अपन को कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? जब आप 200 कैलकुलेशन करो कितना प्राप्त होगा आपको? ये आपको प्राप्त होगा 9,840 रुपये प्राप्त होगा। कितना? जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9,840 प्राप्त होगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 50 की ओर। कोई राशि है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,600 हो जाती है। कोई राशि है 3 वर्ष में 4,800 हो जाती है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 4,800 हो जाती है। 3 वर्ष में 4,800 हो जाती है। और 5 वर्ष में कितने हो जाती है? 5,600 हो जाती है। 5 वर्ष में 5,600 हो जाती है। तो 3 वर्ष में 4,800, 5 वर्ष में 5,600 हो जाती है। तो इन वर्षों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 वर्ष का डिफरेंस है। और अमाउंट में पूछे तो अमाउंट में कितना डिफरेंस हो जाएगा? अमाउंट में डिफरेंस हो जाएगा 800 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। कितने रुपये का? 800 रुपये का। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 400 रुपये। एक वर्ष का ब्याज हो जाएगा 400 रुपये। और 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1,200 रुपये। 1,200 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो अपन से क्या पूछा है? राशि बताओ। राशि बताओ। तो यानी वो मूलधन क्या था? जब 3 वर्ष में अपन को कितना? 3 वर्ष में 4,800 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता है। तो इस मिश्र धन में से अपन जब 1,200 रुपये अपन ब्याज लेस करेंगे, 1,200 रुपये ब्याज लेस करेंगे तो अपन को मूलधन प्राप्त हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा? 3,600 रुपये मूलधन प्राप्त होगा। कितना मूलधन प्राप्त होगा? 3,600 रुपये मूलधन प्राप्त होगा। सुनना दोस्तों, प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। 3 वर्ष में कोई मूलधन 4,800 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में वही पैसा 5,600 हो जाता है। ये क्या है? मूलधन से मिश्र धन में हो रहा है ना। तो इनमें जो समय का अंतर कितना होगा? 2 वर्ष। और ब्याज का अंतर है 800 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 400 रुपये। और 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1,200 रुपये। 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1,200 रुपये। 3 वर्ष का जब ब्याज 1,200 रुपये होता है तो जब 3 वर्ष का मिश्रण कितना 4,800 है तो उसमें ब्याज को अपन लेस कर लेंगे तो 3,600 रुपये को मूलधन प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रश्न नंबर 50, किसी वस्तु को 1,190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 1,190 में बेचे दोस्तों, 1,190 में बेचने को 30% की हानि होती है। कितने रुपए की हानि होती है? 30% की हानि होती है। यानी ये 1,190 कितने, जब 1,190 में अपन बेचते हैं तो अपन को 30% की हानि होती है। तो 1,190 किससे बराबर हो जाएगा? 70% के बराबर हो जाएगा। तो अपन 100% की वैल्यू निकाल देंगे। कितना? 0 से 0 गया और 7 की टेबल से जब इसको काटेंगे 7 एकम 7 बचा, कितना? 4 बचा और 7 इंटू 7 49। तो कितना हो जाएगा सही आंसर? 1,700 आंसर इसका सही हो जाएगा। 1,700 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे द्वारा लाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर इस वीडियो की प्रिंट आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स।